Welcome to the last and final day for Samanvay 2014. It has been a pleasure to bring to you different aspects of various Indian languages in the past 3 days. The afternoon opens today with a historic moment for us. इस साल समन्वय में हमने भी सीमाओं को बस ज़मीन पर खिंची हुई लकीरें ही माना है। पहली बार हमारे मंच पर साथ होंगे 3 अलग-अलग मुल्कों के कवि जो हमारे समक्ष अपनी बात रखेंगे। Poets from Sri Lanka, Nepal and India come together in Deshantar, Kavita और राष्ट्र की परिकल्पना, our next session. Please welcome Deep Chelvan. With his powerful and poignant poems that depict the war-ridden life of the Tamils in Sri Lanka, he has emerged as a significant voice from the country. Far from being empty rhetorics, his poems are powerful and poetic documentations of everything going on in the island. Please join me in extending him a very warm welcome. Rajan Kurai Krishnan's work on Tamil cinema is unparalleled. He has been writing in Tamil for 2 decades on various subjects, including political philosophy, literary criticism, and film theory. He has authored 2 books in Tamil, Capitalism and Extinction of Humanity and Death of a Hero, both widely acclaimed. He will be reading the translations of Deep Chelvan's poems. Please join me in welcoming him. स्वागत करें बेजू शर्मा जी का। नेपाली भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका हैं। वह 5 स्वर्ण पदकों और 20 से ज़्यादा पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं। Her works aspire for a society free from all forms of domination, equipped with democratic rights and ideal human values. असद जैदी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं। इनके 3 काव्य संग्रह सामान की तलाश, कविता का जीवन एवं बहनें और अन्य कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। बहनें और अन्य कविताएं established him as a distinctive voice in contemporary Hindi poetry. Please join me in extending him a very warm welcome. अपने सभी साथियों को नमस्कार के बाद मैं ये कार्यक्रम शुरू करता हूँ। नेशन, नेशनैलिटीज़ और कविता, इनके अंतर संबंधों पर बात करने को मुझसे कहा गया था। ये बड़े पेचीदा संबंध हैं और जैसा अभी मैं मजाक में कह रहा था अपने एक मित्र से कि कविता और राष्ट्र का हमेशा 36 का संबंध रहा है। एक तरह का द्वंद्व का संबंध है, मित्रता का शायद कम है। लेकिन इस बात को गंभीर रूप से भी मैं खुद मानता हूँ, क्योंकि राष्ट्र एक नई चीज़ है। राष्ट्र राज्यों का उदय अभी कुछ ही वर्षों पहले हुआ। इनका इतिहास 300-400 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो धर्म, आस्था की जितनी व्यवस्थाएं हैं, जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, वो राष्ट्र से और राज्यों से बहुत पुरानी है। लेकिन कविता इनसे भी एक पुरानी चीज़ है। अगर हम ये कहते हैं कि वेद और उनमें उनकी जो भाषा है वो बड़ी काव्यात्मक है, तो ये स्वतः स्पष्ट है कि कविता वेदों से भी एक पुरानी चीज़ है। तो राष्ट्रवाद से, कौमियत से कविता का ताल्लुक कोई नहीं है, मैं ये नहीं कहता। ऐतिहासिक रूप से एक आपद धर्म की तरह बीच बीच में कविता ने कौमियत के साथ, राष्ट्रवाद के साथ एंगेज ज़रूर किया है। एक तरह का एक संवाद समय समय पर किया है, लेकिन ये कोई बुनियादी संवाद, ये कोई बुनियादी रिश्ता नहीं है। राष्ट्रवाद मेरे ख्याल से कविता के लिए, काव्य कर्म के लिए एक गुजरती हुई सी चीज़ है, एक अस्थाई, एक ट्रांजिशनल चीज़ है। और हर गुजरती हुई चीज़ की तरह ये कुछ समय के लिए उसमें रिफ्लेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर कविता की लंबी परंपरा को देखें तो उसमें राष्ट्रवादी
जो प्रॉब्लमेटिक है, जो राष्ट्र का जो अवधारणा है, वो एक बहुत ही मामूली, एक बड़ी अस्थाई चीज़ की तरह नज़र आती है, जिसका कि कविता के विकास में, उसके प्रसार में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद, वतन परस्ती, ये कविता का स्थायी सरोकार नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी अ परमानेंट कंसर्न ऑफ पोइट्री। ये भी एक निगोशिएट करने वाला, एक ट्रांजिटरी, एक गुजरता हुआ सा एक संवाद हो सकता है, और जैसा कि इतिहास में ऐसा ही हुआ भी है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि राष्ट्रवाद न सिर्फ कविता का, किसी भी भले आदमी का कोई परमानेंट कंसर्न नहीं होता और न होना चाहिए। राष्ट्रवाद की कुछ ऐतिहासिक रूप से ज़रूरी फेज़ हमने देखे हैं, ख़ासकर जबकि ग़ुलामी से लड़ने के लिए एक औजार की तरह, लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने के एक औजार की तरह। लेकिन उस युग के बाद से, जिसको हम पोस्ट कॉलोनियल एरा कहते हैं, हम मूलतः राष्ट्रवाद का एक जहरीला, एक मनुष्य विरोधी चेहरा ही देख रहे हैं। तो जाहिर है वो जो कविता जो मूलतः मानववाद या किसी भी किस्म की मनुष्यता की अभिव्यक्ति के रूप में अपना काम करती है, वो राष्ट्रवाद जैसी जटिल चीज़ से कोई बहुत स्थायी, एक कमिटेड रिश्ता नहीं रख सकती। एक दूसरा पॉइंट ये है कि आस्था जिसे हम कहते हैं, या जो धर्म है, या अस्मिता परक जितनी भी विचारधाराएं हैं, नेशन, कास्ट, लैंग्वेज, एथनिसिटी, ये कविता और काव्य कर्म से इनका रिश्ता लगभग एक शत्रुता का रिश्ता होता है, एक कन्फ्रंटेशन का रिश्ता होता है। और ये मतभेद बड़ा फंडामेंटल है और ये बड़ा पुराना मतभेद है। तो एक तरह से ये जो मतभेद है, ये कविता के डीएनए में, उसके मूल स्वभाव में, उसकी प्रकृति में समाया हुआ है, और ये एक दूसरे से एंगेज कर सकते हैं, लेकिन ये कभी एक नहीं हो सकते। तो लिहाजा आप देखेंगे कि ये जो एंगेजमेंट है, ये भी जो है वो ये अलाइंस जो है, ये भी कोई फंडामेंटल अलाइंस नहीं है। जिस कविता की या जिस कवि की बुनियादी वफादारी वो कविता नहीं है, तो वो आदमी मैं समझता हूँ कवि भी नहीं है। हमारी हिंदी में राष्ट्रवादी कविता की परंपरा देखिए, अगर मैथिली शरण गुप्त की कविता से आप राष्ट्रवाद को निकाल दें, तो वो तो कभी भी नहीं रह जाते उसके बाद, कि मूलतः वो एक राष्ट्रवादी रेटरिक के, उस समय की राजनीतिक ज़रूरत के एक ट्रांसलेटर थे, उसके एक प्रवक्ता थे। कविता उनका बुनियादी एंगेजमेंट नहीं था, और शायद उन्होंने कभी ऐसा क्लेम भी नहीं किया। लगभग सारे अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले हिंदी के जो कवि हैं, उन पर यह बात कमोबेश लागू हो सकती है। हो सकता है गलती से उनमें से कुछ अच्छे कवि हो गए हों, या उन्होंने कभी अच्छी कविता लिख दी हो, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हम हिंदी परंपरा से देखें तो राष्ट्रवादी कविता का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा पुअर रिकॉर्ड है, और वो बड़े बचकाना रिकॉर्ड है। और एक परिपक्व मनुष्य के नाते, एक परिपक्व परंपरा के नाते उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से हम नहीं ले सकते। हालांकि हमारी जो शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं, हिंदी का पूरा उद्योग है, वो उस तरह का है कि वो उसी को ग्लोरीफाई करने, उसी को स्टेबल करने में, और उसी को एक स्थायी स्तंभ की तरह स्थापित करने में लगा रहता है। और अब जैसे अच्छे दिन आ गए हैं, उनमें आप इसको और बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन इसके विपरीत मैं आपको एक दूसरे बहुत कंजर्वेटिव कवि की मिसाल देता हूँ, तुलसीदास की। मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप तुलसीदास में से राम कथा को हटा भी दें, जो कथानक है राम कथा का उसको निकाल भी दें,
तो भी तुलसीदास की जो करुणा है और उनका जो विलाप है वो उससे नहीं हटेगा, उसकी अपनी जगह बनी रहेगी। या जैसे अनीस के मरासी हैं, मरसिए हैं, उनसे अगर आप करबला का किस्सा निकाल दें तो भी अनीस एक महान कवि फिर भी बने रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कविता की जो अपनी ज़मीन है, उसकी अपनी जो परमानेंट प्रतिबद्धताएं हैं, उनकी कॉस्ट पर कोई भी दूसरी वैचारिक निर्मिति को प्रायोरिटाइज करना, उसको प्राथमिकता देना, कविता को नुकसान पहुंचाना है। गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, वो है हम मुवहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गई। इसका मैं ज़रा मतलब इस पर थोड़ा मैं एलेबोरेट करूँगा। वो ये है कि हम वहदत में यकीन रखते हैं, हम सिंगुलैरिटी में यकीन रखते हैं। वहदत का एक मतलब एकेश्वरवाद भी होता है, मोनोथीज़म भी, लेकिन इसका इससे व्यापक अर्थ भी है। तो वो जो बुनियादी यूनिटी है या जो एकता है, या तो मानवता की या सृष्टि की, हम उसमें विश्वास रखते हैं। लिहाजा हमारा जो सेक्ट है, हमारा जो कबीला है, वो दरअसल तर्क रसूम वाला कबीला है। हम परंपराओं को, कानूनों को, रस्म और रिवाज को तोड़ने वाले कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारा ये मानना है कि जब मिल्लतें मिट जाती हैं तो वो एक तरह से ईमान का हिस्सा हो जाती है। कि जब ये मतभेद, ये छोटे छोटे धर्म, कबीले, रीति रिवाज, परंपराएं, ये अपने आप को ख़त्म करती हैं, तब वो दरअसल असल में एक ईमान की बड़ी परंपरा का हिस्सा बनती है। गालिब कुछ मामलों में, जैसा आप जानते हैं, बड़े रेडिकल थे, लेकिन ये एक बड़ी दूरगामी बात उन्होंने कही है। ये सिर्फ उन्होंने अपनी विचारधारा या अपनी आस्था को व्यक्त नहीं किया है। इसमें आप अल्फाज का चयन देखिए। मिल्लत जो लफ्ज़ है, मिल्लत के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है रिलीजियस कम्युनिटी और एनी काइंड ऑफ अ कम्युनिटी, और इसका दूसरा मतलब होता है नेशंस, कौमियतें। तो 19वीं सदी में एक आदमी ऑलरेडी अपने समय से इतना आगे देख रहा था। 1905 में रविंद्रनाथ ने राष्ट्रवाद के खतरों को देखते हुए एक बड़ा चेतावनी परक भाषण दिया था। वो बड़ा मशहूर है उनका वो वक्तव्य नेशनलिज्म पे। प्रेमचंद ने 1920 के दशक में इसके खतरों से आगाह किया था। तो हमारी साहित्य, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि साहित्यकार को इससे आगाह करना ज़रूरी हो, लेकिन जाहिर है कि राष्ट्रवाद जो कि एक बड़ी नशीली विचारधारा है, उसके नशे में आए हुए जनमानस को आगाह करना ये लोग अपना फ़र्ज समझते थे। कविता ये काम अक्सर आगाह करने का करती रही है। मैं ये समझता हूँ कि जो कविता है वो उन चीज़ों में उसका उत्स है या उद्गम है जिन चीज़ों को ऐतिहासिक रूप से ट्रांसेंड नहीं किया जा सकता। जैसे कवि का जो उसके आसपास का जो माहौल है, उसके आसपास की निर्मिति और जो संरचना है, इमीडिएट उसका जो सराउंडिंग है, उसका जो मटेरियल रियलिटी है उसको उसे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। उसी में वो पैदा होता है, उसी में पलता बढ़ता है। तो अपने समय की मटेरियल कल्चर या मटेरियल कंडीशन को लेकर उसके रिएक्ट करना वाजिब है, और वो कोई बहुत बड़ा वैचारिक या विचारधारात्मक कर्म नहीं है। वो एक कविता की एक बुनियादी सक्रियता का हिस्सा है। लेकिन जैसे नेचर है या जो आपके इर्द गिर्द का समाज है, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, यही वो दुनिया बनती है जिसमें कि कवि आंखें खोलता है और फिर अपना रास्ता तलाशता है। तो कविता की जो सामाजिकता है, कवि अपने आप को सामाजिक रूप से अभिव्यक्त तो इसी माध्यम से, इसी तरह करता है। उसकी सामाजिक अभिव्यक्ति कवि एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति का अनिवार्य अंग है। न कि अस्मिता परक विचारधाराओं को या राष्ट्रवाद जैसी नई निर्मितियों के अधीन वो कोई बहुत उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा अपना ख्याल ये है कि
वो जब अपने तात्कालिक अनुभव से, अपने इमीडिएट एक्सपीरियंस से जब अलाइन करते हैं अपनी जो कविता की जो चिरंतन जो कंसर्न है, जो स्थायी कंसर्न है उनसे, तो जाहिर है कि उनके अंदर एक प्रकार का प्रतिपक्ष बनता है। जिस दुनिया से वो असंतुष्ट हैं उस दुनिया के खिलाफ एक प्रति संसार वो बना सकते हैं, या एक वैकल्पिक संसार की कश्मकश को लेकर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ये उसके नेचुरल कंसर्न्स हैं। अक्सर हिंदी में हमारे यहाँ बहस होती है कि कविता के बुनियादी सरोकार क्या हैं, तो वो बहस एक बड़े डिस्टॉर्टेड संदर्भ में होती है। वो संदर्भ ये होता है कि मार्क्सवादी लोग जो हैं वो कविता को जो है, कविता की अपनी सीट से उठा के और पता नहीं कहाँ धकेल रहे हैं, और कला का तो ये कर्म है और काव्य का ये कर्म है। ये एक बड़ा डिस्टॉर्टेड विजन है इस बहस का। बहस इस बात की है कि क्या कविता जो है वो ये जो नई निर्मितियां हैं, राष्ट्र राज्य वाली हो, चाहे राष्ट्रवाद की हो, या फिर वो धर्म या अध्यात्म के प्रति अधीनता की, जिससे कि कविता का हमेशा शत्रुता का रिश्ता रहा है। कविता हमेशा एक तरह की सेक्युलरिटी के पक्ष में होती है, सेक्युलरिटी की डिमांड से वो पैदा होती है, और कविता का बुनियादी मटेरियल ही उसकी सेक्युलरिटी है, न कि उसकी धार्मिकता या उसकी राष्ट्रवादी उन्माद उसका। तो एक तरह से कवि हमेशा एक द्वैत में और एक द्वंद्व में फंसता है कि दुनिया जो है और जैसी वो होनी चाहिए, इज और ऑट का जो संघर्ष है वो कविता का एक स्थायी सरोकार है। इस अर्थ में कविता सामाजिक प्रतिबद्धता को ज़रूर व्यक्त करती है, और ये कोई अवैध या गलत संबंध नहीं है। तो हमारे यहाँ हिंदी में इस कविता को, इस कला वर्सेस समाज के बड़े ही फॉल्स एक तरह की डाइकोटोमी में बदल दिया गया है। इसलिए मैं इस बात को यहाँ कहना ज़रूरी समझता हूँ। मेरा एक कवि के रूप में अभी जो पर्सनल कंसर्न है वो एक दूसरे किस्म का है। जैसा मैंने उससे आपसे कहा कि राष्ट्र राज्य एक बड़ी नई निर्मिति है, कुछ 100 सालों पहले ये प्रकट हुई है। हमारे देश में, इस मुल्क में जो हिंदुत्व का राइज है, इसकी एक बुनियादी विशेषता ये है कि ये एक राष्ट्र राज्य के ऊपर अपना एक दावा प्रकट कर रहा है। इतिहास में पहला बार हुआ है कि किसी धर्म वो एक राष्ट्र राज्य को क्लेम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि थियोक्रेटिक रिजीम्स दुनिया में नहीं रही हैं और अभी भी नहीं हैं। उन्होंने मुल्क के बहुत सारे मुल्कों पे उनका आधिपत्य है, एक तरह से उनका वर्चस्व है, उसके विरुद्ध एक संघर्ष भी है, लेकिन वो राष्ट्र राज्यवादी विचारधाराएं नहीं हैं। उनके क्लेम ज़्यादा यूनिवर्सल हैं, ज़्यादा बड़े हैं। वो अपने उससे निकल कर ज़्यादा अपने एम्पायर को बढ़ाने वाले क्लेम हैं। ये एक इस प्रकार का वल्गर थियोक्रेटिक मूवमेंट है, एक्चुअली ये पॉलिटिकल मूवमेंट है जो एक राष्ट्र राज्य को क्लेम कर रहा है, और इसके नतीजे हमारी न सिर्फ पॉलिटी में या समाज में बल्कि सांस्कृतिक परिदृश्य पर बड़े गंभीर होने जा रहे हैं। यहाँ कविता और लेखक के सामने, रचना के सामने शर्तें रखी जाएंगी, एक प्रकार का अंध राष्ट्रवाद, और वो अंध राष्ट्रवाद क्या, वो एक हिंदू राष्ट्रवाद एक बुनियादी शर्त होगी आपकी कल्चरल सर्वाइवल की और उसकी वैलिडेशन की, और ये ऑलरेडी होता हुआ हम देख रहे हैं। ये एक इस समय का हमारा एक गंभीर और बुनियादी कंसर्न है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा, एक कवि के रूप में मेरी कोई बहुत ज़्यादा सहानुभूति राष्ट्रवादी विचारधारा से नहीं है। राष्ट्रवाद एक अलग चीज़ है, काव्य कर्म एक अलग चीज़ है, और अक्सर मैं थोड़ा सा इस मामले में बदनाम भी हूँ। अब अपनी किस कविता की मिसाल दूँ, ढेरों कविताएं मैंने इस तरह की लिखी हैं जिनमें इस तरह की चीज़ों को लेकर एक मेरा रिजेंटमेंट है, या जो मेरी अपनी राय है वो व्यक्त हुई है। मैं एक मामूली कविता सुनाकर इसको ख़त्म करता हूँ। अच्छा, मैं लेता हूँ। अच्छा, हाँ।
इस कविता का शीर्षक है पूरब और पश्चिम। जो गरीब है उसे अपने गांव से आगे कुछ पता नहीं। कम गरीब है जो उसने देखा है पूरा ज़िला। सिर्फ अनाचारी जालिमों ने देखे हैं राष्ट्र और राज्य। लाए हैं वही देश पूजा की नई तरकीब, जो लोगों को गाजर और मूली में बदलती है गरीब को सूखे अचार में। अंग्रेज़ों को भी भारत बड़ा भारतीय नज़र आया था, नज़र आने लगा है जैसा अचानक अब हिंदी के कुछ अखबार नवीसों को। शुक्रिया। Might just also speak bilingually. So, just for the sake of people who did not get what entirely he said, he tried to say that nationalism and the idea of a nation often has a very antagonistic relationship with poetry. And it can never be a very fundamental and permanent concern for poets. There has been a kind of limited, temporary, historical role for it, which it did play in Hindi also. But if you take the nationalist fervor out of these poets and their work, there is nothing left. They are hardly poets. So it's the kind of role that many people in Hindi played during the freedom struggle, just after that. And he feels that there is a bigger, larger, looming danger of an even more aggressive nationalism at the moment in this country. And every work is kind of, supposed to verify itself against this very aggressive nationalism and have to prove that how does it contribute to the nation. Everybody is just under the scanner for that. So then he of course, read a poem which tells us, how this whole idea of geography and which geography is exposed to whom is actually also a class-related dynamics. People who are the poorest only know their villages. They hardly know the world beyond their villages. Those who are less poor, or they might just know up to their districts. And it is only those who actually are responsible for a lot of marginalization and exploitation of others. They are the ones who know nations, and they are the ones who cross borders, and they are the ones who have a greater access to these, cross-border traffics. So this is how Deepa, he spoke. And I hope some of the people in the audience would have also wanted us to speak bilingually. We can ask him when he speaks next, if time allows. He may just do that. So now Benjuji, please. मुझे ऐसा लगता है कि नेशन से अलग होकर हम कविताएं नहीं लिख सकते हैं। जैसे जीवन और जगत से अलग होकर नहीं लिख सकते हैं, वैसे ही नेशन भी ऐसा ही है। मैं अपने लेखन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी तो उसी समय किंग, हमारे देश में किंग थे, तो वो बहुत पावरफुल हो गए थे और उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था और सब लीडर्स को जेल में भेज दिए थे। ऐसा नेशन का सिचुएशन था और ये देखते ही मैंने शुरू से ही इसका अपने कविता के माध्यम से नेशन के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए मैंने अपना लेखन का शुरू किया। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स व्यक्त करने लगी पंचायत व्यवस्था के विरोध में अपने पोएट्री के माध्यम से।
पंचायत सिस्टम था उस समय मेरे देश में, और किंग ने फोर्सेबली इसको अप्लाई किया था पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके। ये देश की दुरावस्था देखकर मेरे हृदय में बहुत गंभीर चोट पहुंची थी। डेमोक्रेसी का हनन हुआ था, देश के कुरूप त्रासदीपूर्ण स्थिति, नैतिक पतन, निर्दयता, मानवाधिकार का हनन, ये डिक्टेटर का टिरानी के विरोध में मैंने कविता लिखना शुरू कर दिया। अभी समकालीन कविता जो है वो सब नेशन के प्रति कंसंट्रेट है, और ये रूलर्स जो थे नेपाल में उन लोगों का डिक्टेटरशिप का विरोध सब लेखकों ने किया है। 1979 उस समय रेफरेंडम हुआ था मेरे देश में, और 1989 में राइटर्स मूवमेंट हुआ था, और 1996 में माओवादी का इंसर्जेंसी का पीरियड था, और देश में 20,000 लोग मारे गए थे। ये और 2006 में हमने सब लोगों ने इसको विरोध किया। सब कवि स्ट्रीट पोएट्री मूवमेंट में स्ट्रीट में आ गए, और नेशन की सुरक्षा के लिए, मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए हमने बहुत ज़बरदस्त रूप से बहुत पावरफुल कविता लिखने लगे। ये कविताओं में, मेरे कविता में नहीं, सबके कविता में, ये समकालीन कवि जो हैं उनके कविता में देश प्रति के माया और ये इस तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन का विरोध करके हम लिख रहे थे और लिख रहे हैं। मैंने ये बैड पॉलिटिकल सिचुएशन का और करप्टेड सोसाइटी का विरोध में मैंने आई हैव राउज्ड माई पेन। ये सब किसके लिए कर रहे थे हम? नेशन की सुरक्षा के लिए, प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए, वाक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए। ये सब नेशन के लिए ही हम लोगों ने, पोट्स ने, सब पोट्स लोगों ने ये लिख रहे थे। तो मुझे लगता है कि नेशन से अलग होकर हम कविता नहीं लिख सकते हैं, और नेशन की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए ही हम कविता लिखते हैं। हर कवि के आँख में एक सपना होता है। अभी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का राइटिंग प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि इस किंग के विरोध में हमने इतना आवाज़ उठाया कि किंग को हमने हटा ही दिया। ये मैनी मूवमेंट्स कि सब मूवमेंट्स ने, सब पोट्स ने मिलकर इतना लिख लिया कि ये सिस्टम भी ख़त्म हुआ और किंग भी ख़त्म हुआ है। और हमारे देश में अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है।
अब हम एक ये हो गया है कि ये मार्जिनलाइज्ड वर्ग जो हैं वो अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं और कविता लिख रहे हैं। उन लोगों के मदर लैंग्वेज के प्रमोट के लिए, अपने अपने कल्चरल ट्रेडिशन को सुरक्षित करने के लिए ये लोग कविता लिख रहे हैं। और ये नेशन का ड्यूटी भी है कि सब लैंग्वेज को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों को भी स्थापित करना है और स्ट्रांग बनाना है। यूनिटी तभी सस्टेन होता है। तो इन लोगों की कविता में अपना जो मीथ है, सिंबल है, इमेजेस है, अपने कल्चर के माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं ये लोग। यदि हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा ये जाति है और ये डाइवर्सिटी को पावर में कन्वर्ट करने के लिए पोएट्री ही एक माध्यम हो सकती है। मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि पोएट्री ही एक माध्यम हो सकती है जिससे डाइवर्सिटी के बीच में यूनिटी कायम हो सके और नेशन स्ट्रांग हो जाए। ये मैं सोचती हूँ और इसी में कंसंट्रेट होके ये समकालीन जितने भी कवि है ये सब लिख रहे हैं अपने कविता में इन्हीं बातें, इन्हीं विषय में कविता लिख रहे हैं। और मेरा कविता भी ऐसा ही है, ये मार्जिनलाइज्ड वर्ग के बारे में है और कुछ कविता फेमिनिस्टिक भी है। इस तरह से मुझे लगता है कि नेशन से अलग होकर कविता नहीं लिखी जाती। तो मेरा एक दो पोएम है, मैं पढ़ के सुनाऊंगी। पहले मैं नेपाली भाषा में सुनाऊंगी, फिर इसको ट्रांसलेशन। आगोसँगको युद्ध। आगोको भट्टाभित्र फालिदिएको मलाई, मेरो सुसन्नता र सहनशीलतालाई कमजोरी र निर्बलता सम्झ्यौ कि तिमीले, नपुंसकता कारकता मान्यौ कि तिमीले, कोमल र निर्बल हुँदा आफ्नै बाबुले पनि हेप्ने गर्दो रहेछ। लोग्ने मानिसको चस्मा बाहिर हरेक छोरीहरू स्वास्नी मानिस मात्रै हुँदा रहेछन्, तर भट्टाभित्र पोलिएपछि चिसो गोल्ड र कोइला पनि पोल्ने आगो बन्द रहेछ। बालुवासँग मिसिएको सुन पनि खारिएर बहुमूल्य बन्दो रहेछ, तर इतिहासका पानामा कति पोलिएर खरानी बने, कति आफ्नो अस्तित्व बेगर जले मरे। जन्मदै भट्टाभित्र पोलिनुपर्ने नियति निधारमा लेखिए कि म आगोसँगको युद्धमा म खुब पोलिएँ। रूढीले पोलिएँ, अन्धविश्वासले पोलिएँ, धर्मले पोलिएँ, कानुनले पोलिएँ, सम्पूर्ण संस्कारले पोलिएँ। मासुहरू सेकिएर चाम्रा भए, हाडभित्र आत्मशक्ति आफै उम्रियो। मज्जाभित्र मेरो अहम झन् आगो भएर राखियो, आगो भएर चिराग बन्यो। मेरो हृदयको प्रेमको सागर बडवा नल बनेर बल्यो, मेरो काखको वात्सल्यको फूल आगोको फूल बन्यो। म भित्रको दया करुणा कोमलता सम्पूर्ण आगो आगो बन्यो। पुर्खौँसम्म हामी आगोको युद्धमा जलेर मरेका थियौँ, खरानी खरानी भएका थियौँ, तर आज हामी भित्र प्रतिरोधक शक्ति उम्रिसकेछ। हामी आगोलाई मुख बाहिर फ्याँक्दै महाकाली बनेछौँ।
आगोसँगको युद्धमा आगो पराजित भएछ, तिमीले मलाई पोल्दो भट्टाभित्र फ्याँकिदिएका थियौ, तर आज हामीमा परिणत भएको छ, एउटा आगो शक्तिपुञ्ज बनेको छ। इसका ट्रांसलेशन है, ये बहुत ही बड़ा लॉन्ग कविता है, इसको कुछ कम करके मैं पढ़ रही हूँ। I hurled into the furnace, did you mistake complacency and forbearance for weakness and conveniences? Destiny engraved on the forehead, scourged in the cauldron at birth. In grappling with fire, I was fiercely scourged. I was scourged with old beliefs. I was scourged by superstition. I was scourged by religion. I was scourged by legislation. I was scourged by integral rituals. My barbecued flesh, toughened vitality grew itself inside the bone. My ego inside the marrow blazed into unstoppable fire, and tenderness within flamed. You threw me into the fire. For generations we have perished grappling with fire. We have become the essence of ash, but now the power of resistance has grown inside us. Expelling the fire through our mouths, we have become Mahakali, waging war with fire. Fire has been defeated. You threw me into the burning fires of the furnace, but now I has transformed into we. But now I has transformed into we, an incarnation of fire itself has been created. Thank you. This is one of the most beautiful things about this festival, that sometimes, we have speakers and people who will take some effort from people like us, in between people like us, to know what they are saying. And the debate that Asad initiated about what the idea of nation and nationalism has to do with poetry, it perhaps took a complete turn when she said that you just cannot do poetry without having a concern for nation. In Hindi, the way we generally speak about all these things, everybody would have said the poetry just cannot be without society, or without community, or without social concerns. Because when she described what she meant by her concern for the nation, it was the same description. Yeah. When she followed it up with the description, it was the same description a Hindi poet would have given to an audience like this, that when I say that poetry should have a concern, it should be a social concern, it should be a concern about the society, and it could be followed by the same description that she gave. That how there used to be a monarchic rule in Nepal and how it turned into dictatorial rule, and how writers and poets, they thought that they had to do something for the nation. So that's a completely different kind of response to the situation. Yeah. So now we have Thipa, and we are very grateful to Rajan for helping us with Thipa's speech and translations both. So in a way, I now request both of them to take over. Yeah. You have the sovereignty in nation. தமிழ் Capital है sovereignty. Like in தமிழ் India, சார்ந்த people are இரண்டு we are sovereign only in name. பூர்வீக நாடுகள் இருக்கின்றன. ஒன்று தமிழகம், இன்னொன்று ஈழம். It is in this sense I was speaking. But I agree with தமிழாலே நாங்கள் ஒரே மொழி என்கின்ற ரீதியில் ஒற்றுமைப்பட்டாலும் வரலாற்று அடிப்படையிலும் பண்பாட்டு ரீதியாகவும் இலக்கிய ரீதியாகவும் நாங்கள் ஒரு தனித்துவமான தேசிய அடையாளம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம்.
I also happened to mention when I was here in his place that the two Tamil-speaking communities separated by the Park Straits are caught up in two histories and two nations. So, though the language is the same, the implications in our histories are very different, and that's why he begins his talk from. தமிழுக்கு 2000 வருட இலக்கிய பாரம்பரியம் இருப்பது போல ஈழத்து இலக்கியத்துக்கும் 2000 வருட பாரம்பரியம் இருக்கின்றது. ஈழத்தினுடைய முதலாவது, அதாவது சங்க காலத்திலே ஈழத்து பூதந்தேவனார் என்ற கவிஞர் ஒருவர் இருந்திருக்கிறார். அவர் ஈழத்து இலக்கியம் பற்றிய முதன்மையான ஒரு ஆதாரமாக விளங்குகின்றார். Both these literary traditions, both of the Tamil tradition now within what is known as National State of India and the Tamil speaking tradition in the island nation of Sri Lanka go back to 2000 years. And the Sangam corpus, which is the ancient literary corpus of Tamil, Sri Lankan poets have also contributed to that. பிற்காலத்திய எங்களுடைய இலக்கியம் என்பது எங்களுடைய தேசத்தை பற்றியதாக, அதிகமும் எங்களுடைய தேசத்தை பற்றியதாகவும் எங்களுடைய தேசம் மீதான ஒடுக்குமுறையை பற்றியதாகவும் இருக்கின்றது. குறிப்பாக ஈழத்து இலக்கியம் என மிகவும் செறிவான, கவனிக்கத்தக்க ஒரு உலகளவில் கவனத்தை பெற்ற இலக்கியமாக இந்த இலக்கியம் அமைகின்றது. The Bechelvan marks out here that Eelam, which is within Sri Lanka, is the nation that struggled for its liberation, and though legally it has not yet been there, he marks it as a literature that is, at least in the contemporary times, totally marked by this quest for nationhood and sovereignty. முக்கியமாக முதலில் இந்த இந்த கருத்தரங்கிற்கு நான் ஒரு ஈழ எழுத்தாளராக கலந்து கொள்கிறேன் என்பதை நான் அடையாளப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஏனெனில் ஸ்ரீலங்கா என்கிற ஒரு தேசிய அடையாளத்தால் நாங்கள் ஒடுக்கப்படுகின்றவர்களாகவும் அழிக்கப்படுகின்றவர்களாகவும் இருப்பதன் அடிப்படையில் நான் ஒரு ஈழ எழுத்தாளராக இந்த இடத்தில் பேசுகிறேன் என்பதை நான் உங்களுக்கு அடையாளப்படுத்த விரும்புகிறேன். As I said, that he is compelled to make this mark as a Eelam poet and not as Sri Lankan poet, because he believes that the Sri Lankan state has failed to treat Eelam as an equal component of the nation, and so the Eelam Tamils have been suppressed and denied their rights, and hence his need to mark that he is coming from Eelam rather than Sri Lanka. At least he talked here as a Eelam poet rather than a Sri Lankan poet. தமிழ் இலக்கிய மரபில் போர் இலக்கியத்திற்கு ஒரு நீண்ட பாரம்பரியம் இருக்கிறது. குறிப்பாக நவீன சமுதாயத்தை சேர்ந்த நாம் சங்ககால போர் இலக்கியங்களை படித்திருக்கின்றோம். ஆனால் ஈழத்தில் போர் இலக்கியம் என்பது புதிய அடையாளங்களை கொண்டதாகவும் புதிய அரசியல் அர்த்தங்களை உருவாக்குகின்ற ஒரு வகையிலும் அமைந்திருக்கின்றது. For a long time, literature has talked of war, and it is no stranger to war. But in the Eelam context today, the war has so many newer violences. It's about freedom and so on and so forth. போரை கொண்டாடும் இலக்கியங்களாக, அதாவது 80களில் ஈழத்தில் போர் இலக்கியம் உருவாகிய போது அவை போரை கொண்டாடும் இலக்கியங்களாக இருக்கவில்லை. அவை போருக்கு எதிரான, ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான இலக்கியங்களாகவே இருந்தன.
However, even if they are concerned with the war, the literature was not celebrating the war, but it was rather crying out against oppression and the violence unleashed by the war. அந்த வகையில் மரணத்துள் வாழ்வோம் என்ற கவிதை தொகுப்பு முக்கியமானது. ஈழப்போராட்ட இலக்கியத்தின் முதல் தலைமுறை கவிஞர்களான ஜெயபாலன், வில்வரத்தினம், புதுவை ரத்தினதுரை போன்றவர்களோடு சேரன், நிலாந்தன் போன்ற கவிஞர்களும் அந்த தொகுப்பில் எழுதியிருக்கின்றனர். The collection, We Live with Death, was one of the early collections that mark out this new phase of Elam literature. And Saran, Nilantan, and a host of poets started this, were the foreigners of the contemporary phase of Elam literature. சமகாலத்திலேயே பெண் கவிதை அல்லது பெண்ணிய கவிதை தளத்திலும் ஈழத்தில் ஒரு முக்கியமான எழுச்சி அல்லது பாய்ச்சல் நடந்தது என்று குறிப்பிடலாம். சொல்லாத செய்திகள் என்ற கவிதைகளின் என்ற தொகுப்பு மூலம் தமிழ் இலக்கிய மரபிலே பெண் இலக்கியத்திற்கான ஒரு புதிய அடையாளம் உருவாகியது. Another important trend or a significant facet of the new phase of Elam literature is the writing of women poets and feminist poetry. And he mentioned a few women poets like Sivaramani, and a host of others who started this trend. செல்வி, சிவரமணி, சங்கரி, ஔவை. ஈழத்து இலக்கியத்தில் புலம்பெயர் இலக்கியம் என்கின்ற ஒரு இலக்கியம் உருவாகியது. இந்த இலக்கியம் தாயகத்தை, அதாவது ஈழத்தை விட்டு புலம்பெயர்ந்தவர்கள் தாங்கள் வாழும் நாடுகளில் இருந்து கொண்டு தங்களுடைய தேசம் பற்றியதாகவும் தங்களுடைய தேசத்தை நோக்கியதாகவும் அவர்களுடைய இலக்கியங்கள் அமைந்திருந்தன. The third important facet of this current phase of Elam writing is those written by the people living in exile, those who are writing about towards the putative nation and the nation they have left behind from wherever they live, in the world. புலம்பெயர்ந்த எழுத்தாளர்கள் தாங்கள் வாழுகின்ற தேசத்தில் உள்ள அனுபவங்களை பாடியதோடு தங்களுடைய அனுபவங்களை தாங்கள் வாழும் தேசத்தில் உள்ள மொழிகளிலும் எழுதி இருக்கின்றனர். Those in exile, the diaspora, they not only wrote about their past experiences in the homeland, they also wrote about their current experiences and struggles wherever they live, in Tamil as well as in those languages. ஈழத்தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான ஒரு போக்கு என்பது முதலில் தலித்திய இலக்கியங்கள் தான் ஆரம்பித்தது. 1980களுக்கு முற்பட்ட காலத்தில், அதாவது 1950க்கு பிற்பட்ட காலத்தில் தலித் இலக்கியங்கள் எழுந்தன. ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான இலக்கியங்களுக்கு இந்த இலக்கியங்கள் ஒரு அடிப்படையாக அமைந்தன. Though this is the struggle about nationhood that is the current phase, the voice against oppression or a literary enunciation against oppression began with Dalit literature in Europe. தற்கால ஈழ இலக்கியங்கள் அதிகமும் அரசியல் சார்ந்த இலக்கியங்களாக இருக்கின்றது. அங்கு தொடர்ந்து நடைபெறுகின்ற இன ஒடுக்குமுறை, இன அழிப்பு சார்ந்த விடயங்களை அதிகம் பேசுகின்றது. So the contemporary literature is naturally
cannot but focus on the ethnic strife or the civil war. And it has to speak about it, write about it, and look up, look up. என்னுடைய எழுத்து அல்லது நான் எழுத உந்தப்பட்டமைக்கான காரணம் என்பது தொடர்ச்சியாக போர் சூழலிலே பிறந்து அந்த சூழலிலே வளர்ந்து அதனால் ஏற்பட்ட அரசியல் ரீதியான தாக்கங்கள், அந்த ஒடுக்குமுறையான சூழல் என்னை போன்றவர்களை எழுத உந்துதல் தந்தது. Having been born in the year in which the current phase of the Civil War began, in 83, Devachandran marks that all his inclination to write, the provocation to write, came from the sufferings of the caused by the war. இலங்கை ஸ்ரீலங்கா அரசினால் எங்கள் இனம் மீது மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான குரலை பதிவு செய்வதே என்னை போன்ற கவிஞர்களின் ஒரே நோக்கமாக அல்லது எண்ணமாக இருக்கிறது. The predominant purpose or his intention, motive to write is to record in the register of literature the atrocities committed by the Sri Lankan state against Tamils. எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தவரை, இராணுவத்தால் ஆளப்படுகின்ற எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தவரை எழுதுவது என்பது தற்கொலைக்கு சமமான ஒரு முயற்சி. அரசை பொறுத்தவரை அது மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டிய ஒரு செயலாக கருதப்படுகிறது. கடந்த காலத்தில் இதற்கு பல சம்பவங்கள் நடந்தேறியிருக்கின்றன. In the context of the military rule, it is suicidal sometimes to be a writer. The writer has always been marked out and has to take a considerable risk to continue his vocation. எங்களை பொறுத்தவரை எங்களுடைய இலக்கியம் அல்லது எழுத்து என்பது அடக்குமுறைக்கு எதிரான ஆயுதம், அடக்குபவர்களுக்கு எதிரான ஒரு ஆயுதம். இந்த ஆயுதத்தின் மூலம் எங்களுடைய ஜனநாயக இயக்கத்தையும் எங்களுடைய வாழ்க்கை மீதான கனவின் மீதான இயக்கத்தையும் நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோம். We have to use our writing as a weapon against oppression, weapon against denial of rights, to express our dreams and our hopes for life with dignity. Thank you. I will now read out a couple of Devachandran's poems. These are poems translated by Lata Ramakrishnan, a writer living in Chennai, who he has not seen. I know Lata Ramakrishnan very well, but Devachandran has not met her. So that is the historical condition in which we work. She has read his poems in media, and she has translated them, sent to him through email and so on. And he approved them, and it has been published by New Century Book House in Chennai. These are not the right kinds of poems to be read in this atmosphere or at this time, after a good lunch and almost in the mood for a siesta. Very unhappy poems, but then still, I need to do that to honor this presence. The backside of those butchered in the nude. In the stagnated water,
writhing in pain and floating. The eyes, hands, and the backside of necks. Nudity disrobes everyone. Terrorizing to the core, the scheming rifle pierces a hole at the backside of the neck. The soil gets all drenched in the sadly flowing blood. No one's face is visible. From out of everyone, everywhere, blood is overflowing. In the buses, in the streets, bylanes of the interior city. In everyone's home, the blood floods out of the television set and spreads to every nook and corner. The mothers who have been searching for their offspring start seeking the channels. The butchers of the meat shops resemble those men in uniform. In the news, the faces of those men get tightly entwined, never to be let loose. Blood keeps pouring, drenching the entire world. The faces couldn't be seen. As like my children and your sons and daughters, and of these, theirs and those, they looked, alas. On the faces of mothers, the blood-soaked sand pieces keep falling all over. The mothers of whose children have disappeared just like that have all wailed and beaten their chests, seeing the backsides of those butchers, taking them to be their own offspring, with the heads falling down in the pool of blood. The deaths of those children, whose whereabouts are unknown, keep multiplying. The uniforms of those murderers are filled with the blood-oozing throats and necks. Except that they are humans, everything else is in the dark. At the backside of one and all heads, blood floods. In that region, the blood that streamed out of the dream that was smashed and shattered remained frozen. On 28/2/2009, the Channel 4 TV, Channel TV1 has released the video clippings of gory killings of Tamil youths, stark naked and blindfolded with their hands chained at the back, shown from the rear side. The gruesome assassinations were recorded in a small mobile camera and were taken in January 2009, claims Channel 1. I'll just read one more poem. We have the time, I just. No? This one is not so bad. I mean, so sad. Not bad in the sense of bad poem. Once upon a time, this day was with us. In the dry branches of the tree, where no bird comes to sit, fruit should sprout and turn ripe. So we hoped. Mother, did you see those birds anywhere? In the courtyard that keeps falling down on our heads, there are no sticks now. This year smashed our house, took it away in wagons, and also kept on unfolding one by one. Nothing but fear-filled days. Except for a mere one or two sticks, nothing remained.
In our village, forgotten by birds. In our city, where cycles were broken and turned paralyzed. For serving a smile. For coming together and having a cup of wine. Oh, Mother, who at all is there? In your hands, the teacups which bring the evening from yonder are not to be seen. In the bus which goes through the village of no return and city of no halt, I am going to travel tomorrow. This day brings back to mind just the sweet days alone last year. The night busting would be over in a short while. Someone or other come and go. Something and all lie in front of me. In this year, which has ended, we have suffered a heavy loss. Speechless, my cycle wanders in streets and lanes that my houses searches for. Once upon a time, this day was with us. Will they give back to us the birds, the barren tree, our house beneath it? With the barren tree burning and turning into ashes, the birds lie buried deep down. In the countryside, with houses dissolved, no landmarks remain. I keep asking for the smile and words that were with me on this day, once upon a time. In the great land, the new year is brought along past midnight. This is January 1st, 2010. Thank you. We'd like to thank each of you for taking out the time and giving us this historic moment. Across borders, ladies and gentlemen, we have poets sitting here. Thank you very much.